नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 20 जुलाई यूसीसी पर असली लड़ाई। जी हां, ये अटकलें तब जोर पकड़ने लगी जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज 20 जुलाई से हो रहा है और इस बार का मॉनसून सत्र पूरे देश की निगाहों पर रहेगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस मॉनसून सत्र पर टिकी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस दौरान संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर सकती है। इसी बिल को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर दिए बयान के बाद इस पर देश की सियासत उबाल ले रही है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक एकजुटता का दम भर रहे विपक्ष पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक है, जिससे पार पाना विपक्ष के मंच पर जुटे कई दलों को असहज कर सकता है। विपक्ष के कई दलों के अलग अलग सुर इसकी तस्दीक भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट इसके समर्थन में है, तो कांग्रेस इस पर खुलकर बोलने से अब तक बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस एक्शन में है। 3 जुलाई को कांग्रेस नेता इस पर मंथन करेंगे, तो बीजेपी कमर कसकर विपक्ष से दो हाथ करने की तैयारी में है। बीजेपी के महासचिव और प्रभारियों की बैठक को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल यूसीसी के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री देश को बताएं कि यूसीसी के लिए क्या प्रस्ताव है और वह किन मुद्दों पर समानता चाहते हैं। सिब्बल के बाद जेडीयू ने भी यूसीसी पर सवाल उठाए। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि एक देश एक कानून तो एक जात क्यों नहीं। विपक्षी खेमे में मची खलबली पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस सहित सभी दलों से यूसीसी के समर्थन की अपील की, तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूसीसी के विरोध को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। कुल मिलाकर यूसीसी पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या देश एक विधान, तो क्या संसद में इस बार यूसीसी पर समाधान मिल पाएगा? इसमें क्या परेशानी है? क्यों इस पर घमासान थम नहीं रहा है? करेंगे इसी से जुड़े मुद्दों पर बड़ी बहस। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। जो भी पार्टियां इसमें कंफ्यूजन में हों, उन कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, कंफ्यूजन को शिकस्त देने के लिए, कंफ्यूजन को परास्त करने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज की ताकत का इस्तेमाल करें। एक देश एक कानून तो आप बोल रहे हैं, एक देश एक जात क्यों नहीं कहते हैं? वो भी कहिए। एक देश एक जात, जात खत्म करिए इस देश से, रिजर्वेशन खत्म कीजिए इस देश से आप जाति पाति की प्रथा को खत्म कराइए। कोई धारा 370 हटाने का कोई समर्थन कर रहा था क्या? जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वो तो विरोध करेंगे, लेकिन किसी के विरोध के कारण से कोई अच्छा काम नहीं रुकता है। जो अच्छे काम है वो हो रहे हैं और वो होने चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही होंगे। सरकार के कुछ लोग जो हैं या कुछ एजेंसीज जो हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए, जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों को, खासकर विपक्ष के बहुत लोगों को परेशान करने की नाकाम कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्वलिटी के लिए यूसीसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे देश की निगाहें इस बार मॉनसून सत्र पर ही रहने वाली है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी, एआईएमआईएम के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। AK वाजपेयी, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आप सभी का जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे है, क्या कांग्रेस अभी अपना कोई रुख
साफ कर पाई है यूसीसी को लेकर? आप समर्थन में हैं, विरोध में हैं? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? अभय दुबे जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर अजय आलोक के पास मैं चलता हूं। अजय आलोक जी, विपक्ष लगातार आपसे पूछ रहा है कि ड्राफ्ट क्या है। कपिल सिब्बल का आपने बयान सुना होगा और कई विपक्षी दल ये भी आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप उनको भरोसे में नहीं ले रहे हैं यूसीसी को लेकर। क्या भरोसे की कमी है विपक्ष को लेकर? विपक्ष को कभी सत्ता पक्ष पे आज तक भरोसा हुआ है जो इनको होगा? और जो इनकी हरकतें रही हैं विपक्ष की तरफ पिछले 9 वर्षों में, वो देश जानता है कि ये मोदी विरोध के नाम पे कभी भी भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देश हित का काम तो इन्होंने कभी किया नहीं जो हमने किया, और उस पे भी ये कभी समर्थन करने नहीं आए। 3 तलाक हटाया तब विरोध, धारा 370 हटाई तब उसमें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सीधे ले आए यूएन में कश्मीर को कि हम कर ही नहीं सकते हैं, ये ट्राइलैटरल इशू है। एक से एक बड़े बड़े डायलॉगबाजी की है संसद में इन्होंने। और ये यूसीसी जो है, मैं आपको बताऊं विशाल जी, कहने को इसको पूरा देश मानता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारी संविधान में है, आर्टिकल 44 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। लेकिन इस देश में ये लागू कभी नहीं हुआ। लागू इस देश में दूसरा चीज था, वो था यूनिफॉर्म कॉमन कोड, यूनिफॉर्म कॉमन कोड ऑफ करप्शन, यूनिफॉर्म कॉमन कोड ऑफ परिवारवाद, यूनिफॉर्म कॉमन कोड ऑफ देश लूटो अभियान, और यूनिफॉर्म कॉमन कोड कि सब मिलके एक साथ रहो, तुष्टीकरण करो। जानबूझ के तुष्टीकरण करते करते 75 वर्षों में देश की यह हालत कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हम इसे लागू अगर करते हैं संविधान, और मसौदा क्या होगा? मसौदा तो पार्लियामेंट में आएगा, सबको पता चलेगा, लेकिन ये पार्लियामेंट का बहिष्कार तब करेंगे, ये पार्लियामेंट में रहेंगे तब तो इनको मसौदा पता चलेगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट से बिल पास करना पड़ेगा। उसके लिए मसौदा आएगा, एक एक मुद्दों पर चर्चा होगी, तो चर्चा से भागते क्यों है? चलिए मैं अभिषेक झा के पास जाता हूं। पार्लियामेंट में आने के पहले क्यों इस जी अजय आलोक जी मैं आपके पास आता हूं। नहीं, मैं एक मिनट बात जी, मैं 10 सेकंड में बात खत्म कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मसौदा जब आएगा तो पूरे देश को भी पता चलेगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन भी होगी, और यूसीसी हमारे संविधान का हिस्सा है और इसको अक्षरक्ष लागू होना होगा। और जो लोग कंफ्यूजन और भ्रम फैला रहे हैं वो जानते ही नहीं है कि यूसीसी है क्या। ये सिविल कोड है, ये कोई जाति का कोड नहीं है जो अभी एक हम राजनीतिक दल के नेता बोल रहे थे कि सारे जात खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है। आज से 2 दिन पहले जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहे कि हम यूसीसी के समर्थन में, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? आपको अपना स्टैंड पता ही नहीं है, कभी आप इधर छलांग मारेंगे, कभी उधर छलांग मारेंगे। दिक्कत तो ये है ना, कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट करते हैं। देखिए बिल्कुल अजय आलोक, आपने कहा कि जब ड्राफ्ट आएगा सबके सामने रखा जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यूसीसी का मुद्दा सुना वो शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं आगे चलता हूं अभिषेक झा के पास। अभिषेक झा जी, सवाल यही है कि जब विधि आयोग ने सभी से सुझाव मांगा है तो विपक्ष के दल भी विधि आयोग के पास जा सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, जो भी आप लोगों की राय हो आप विधि आयोग के सामने रख सकते हैं, और शायद उन मुद्दों को विधि आयोग आगे बढ़ाएगा। तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? देखिए, विधि आयोग से पहले भी राय मांगी गई थी 2016 में। हर जगह से सारे फैक्ट्स और सारे चीज़ों को स्टडी करने के बाद 2018 में विधि आयोग ने ही बताया था कि यूसीसी की ना तो आवश्यकता है ना ये वांछनीय है। अब सरकार के द्वारा इसकी टाइमिंग पर भी सवाल है, सरकार की मंशा पर भी सवाल है, अभी भी राय मांगी जा रही है, और मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए हमारी पार्टी के किसी भी नेता के बयान का। मसला यह है कि आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता का आप अगर बयान सुनेंगे तो वो आपको यही बोलते नजर आएंगे कि चूंकि हमें ये पास करना है इसीलिए इसका मसौदा तैयार हो रहा है। मसौदा क्या है उस पर चर्चा नहीं करेंगे अभी। मसौदा तैयार हो रहा है, पार्लियामेंट में मसौदा पेश होगा, बिल के रूप में लोकसभा राज्यसभा में ये पास होगा, मतलब ये रिजल्ट तक हमें पहुंचा देते हैं। तो जब रिजल्ट आपको पहले ही मालूम है, रिजल्ट आपने पहले ही घोषित कर दिया है, आप मसौदे को लेकर चर्चा नहीं करना चाहते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, चर्चा का मतलब क्या होता है? अगर मैं जितना अजय आलोक को सुन पाया, उन्होंने कहा कि चर्चा होगी इस मुद्दे पर, या मैं ही फॉर बोलूं आप? अभिषेक झा जी, मैं अजय आलोक को जोड़ना चाहूंगा। अजय आलोक जी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, रिजल्ट क्यों बोल रहे हैं? मैं अजय आलोक जी को जोड़ना चाहूंगा साथ में। सुन लीजिए ना, उन्होंने अंतिम में क्या कहा कि इसको पास होना होगा, इसको पास होना होगा।
पास होना होगा तो फिर चर्चा क्यों? आपने जब रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया है किसी भी चीज को लेकर के, तो फिर चर्चा कैसी? अभिषेक झा जी, चर्चा के बाद ही तो पास होगा बिल। हो जाता है, जब बहुमत मिलेगा तभी तो पास होगा, ना तो बीजेपी के हाथ में रहेगा ना कांग्रेस के हाथ में रहेगा। वो तो सदन में जिसके पास बहुमत होगा वो बिल पास होगा। बात समझिए पहले, रुकिए 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 रुकिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। चर्चा के बाद दो रास्ते हो सकते हैं, या तो पास हो या तो पास नहीं हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की घोषणा पहले ही करते हैं, वो कहते हैं कि चर्चा होगी। अच्छा अभिषेक, और चर्चा होने के उपरांत वो इस बात का भी अभिषेक जी, आप कैसा यूसीसी चाहते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? अभिषेक जी, आप कैसा यूसीसी चाहते हैं? आप भी तो भारत के नागरिक हैं, आप भी अपना सुझाव दे दीजिए। आपको भारत के जो दर्शक हैं उस वक्त देख रहे हैं। सही जगह नहीं, सही जगह सही पटल पर हम क्यों नहीं देंगे अपना सुझाव? तो वो सही जगह सही पटल कौन सा है अभिषेक झा जी? कि जब आप चर्चा करते हैं तो बायस होकर चर्चा क्यों? अभिषेक झा जी, पूरा मौका आपको दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब जवाब नहीं होगा तो आप ऐसे बायस्ड होने के आरोप लगाने लगेंगे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, किस पटल पर देंगे, कहां पर देंगे, वो जानकारी दे दीजिए। कौन सा सही पटल आपको लग रहा है जहां पर आप अपने सुझाव देंगे यूसीसी को लेकर? आप संसद जहां इसका मसौदा आप देंगे, हम वहां आपको सुझाव देंगे। अब आप बताइए विशाल जी, कहां देंगे आप मसौदा? आप ही बताइए। अभिषेक जी, विधि आयोग में सुझाव मांगे हैं, कहां देंगे इसका? विधि आयोग ने सभी से सुझाव मांगे, आप भी जाकर दे दीजिए। नहीं, आप बताइए ना। अरे मैं तो बता ही रहा हूं, विधि आयोग ने बाकायदा नोटिस जारी किया। अभिषेक झा जी, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, आपको मैं जानकारी दे देता हूं। आप लॉ कमिशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चले जाइए, वहां पर जाने के बाद जो नोटिस जारी किया गया है उसमें लिखा गया है, बाकायदा ईमेल आईडी दी गई है, एड्रेस दिया गया है जहां पर जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। मसौदे पर चर्चा कहां होगी और कब होगी? अभिषेक जी, सुझाव तो दे आइए पहले। और कब होगी? अभिषेक जी, सुझाव तो दे आइए जो विधि आयोग मांग रहा है। नहीं, सिर्फ मेरे सुझाव को नहीं, इस बात की गारंटी है कि मेरे सुझाव को मान लिया अभिषेक जी, हर नागरिक से सुझाव मांगा गया है, हर नागरिक से। बताइए कहां चर्चा होगी? अभिषेक जी, चलिए मैं दानिश कुरैशी के पास चलता हूं। हर नागरिक यहां पर जाकर सुझाव दे सकता है विधि आयोग के पास। जो लोग हैं वो अपने सुझाव में। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, 14 जून 2023 को 22वें विधि आयोग ने नोटिस जारी किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपनी राय भेजें। 14 जुलाई उसकी अंतिम तारीख है, अभी भी 14 दिन हैं। बिहार सरकार को अभी 14 जून से आज 1 जुलाई है, अभी तक बिहार सरकार ने अपना रिप्लाई नहीं भेजा है। मैं एक लाइन में जानना चाहता हूं, आप यूसीसी के समर्थन में हैं या नहीं? अभिषेक जी, जवाब दे दीजिए, समर्थन में है या नहीं? आप किस नहीं, आप किस यूसीसी की बात कर रहे हैं? देश में यूसीसी लागू हो। आपने अपना मसौदा सभी लोगों के सुझाव को कंपाइल करके दे दिया है। अभिषेक जी, इतने नादान तो आप। मसौदा संविधान में मेरे भाई, मसौदा संविधान में है। अभिषेक जी, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप राजनीति में जुड़े हुए, इतने नादान तो नहीं है कि किस यूसीसी की बात हो रही है? अरे, इन्होंने साफ तौर पर क्या कहा कि मसौदा पार्लियामेंट में पेश होगा। हमारी पार्टी की तरफ से इस पर जो स्टैंड है, जो चर्चा है, जो विमर्श है, अरे भाई, एक मिनट, हम इनको जस्टिफिकेशन देने नहीं बैठे हैं ना कि हम आज इनको बता दें। देश को बताइए ना, आप बीजेपी के जस्टिफिकेशन मत दीजिए, आप देश को बताइए, बोलने का मौका दीजिए। 70 वर्षों की आप चर्चा, अभिषेक जी, एक मिनट 70 वर्षों की आप चर्चा करते हैं। आपके हिसाब से तो संविधान के हिसाब से सबसे, अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। तो 9 वर्षों तक आपकी सरकार कहां सोई हुई थी? आप इसका जवाब क्यों नहीं देते कि 9 वर्षों तक आपकी सरकार कहां सोई हुई थी? ये चुनाव के समय ही पॉलिटिकल स्टंट क्यों? अच्छा, तो थोड़ा सुन भी लिया कीजिए जी, थोड़ा तो सुन लिया कीजिए। पार्लियामेंट यूसीसी में क्या क्या है प्रावधान, वो यूसीसी में संविधान में इंगित है। हमें कोई नया मसौदा बना के देने की जरूरत नहीं है। यूसीसी में क्या क्या होगा उसको जरा पढ़िए, आर्टिकल 44 को, उसमें 1, 2, 3, 4 करके इंगित है। ठीक है ना? पॉलीगैमी नहीं होगी, बहुविवाह नहीं होगा, प्रॉपर्टी से जुड़े संबंधित में इक्वल राइट्स मिलेंगे, 3 तलाक, बाकी सब चीजों पे रोक लग जाएगी, शादी की उम्र सीमा फिक्स हो जाएगी। ये सब संविधान में है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे भारत के संविधान में इंगित है। मसौदा क्या आएगा कि यूसीसी जो आज की तारीख में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया था, उसको एक फेडरल लॉ बनाया जाएगा, ये मसौदा आएगा। अब आप बताइए कि यूसीसी संविधान, जो आप लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, बचाना है,
तो संविधान में जो यूसीसी है उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे जनता दल? चलिए अभिषेक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं कपीश श्रीवास्तव के पास जाता हूं। दानिश कुरैशी भी हैं, ए.के. वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी जल्दी से। आप घुमा फिरा कर भी एजेंडा प्लान करने की कोशिश करेंगे तो भी हमारा स्टैंड वही होगा। जब इतने बार आप लोगों ने क्या वही तो जानना है, क्या स्टैंड क्या है अभिषेक जी? वही तो जानना चाह रहे इतनी देर से। आपका स्टैंड क्या है? जेडीयू पार्टी का स्टैंड क्या है? 16 में आपने विधि आयोग को कहा, 16 में आपने विधि आयोग को कहा हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। अभिषेक चर्चा 16 बीत गया, 23 चल रहा है। पार्टी का स्टैंड क्या है, बस यही जानना चाह रहे हैं। मैं कपीश श्रीवास्तव के पास जाता हूं। आप अगर इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपनी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए, तो मैं कपीश श्रीवास्तव के पास जाता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। आप थोड़ा सोचने का समय ले लीजिए, नहीं तो कांग्रेस की तरह उठ जाइए। नहीं ये तो कांग्रेस जैसे उठ के चली गई है, उठ जाइए करते हैं ये यस नो का। अरे आप हमारे सवालों का अगर जवाब नहीं देंगे तो आपके यस नो का फैसला हम करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। चलिए मैं कपीश श्रीवास्तव के पास जाता हूं, तब तक थोड़ा और समय ले लीजिए। अभिषेक जी थोड़ा और समय ले लीजिए। जेडीयू का स्टैंड तब तक आप जब दोबारा आपके पास आए शायद आप हमें बता सकिए। कपीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी क्या यूसीसी का विरोध कर रही है? यही स्टैंड है समाजवादी पार्टी का अब तक जो हमने आपके नेताओं के बयान सुने हैं? देखिए विशाल जी, समाजवादी पार्टी ये कहती कि जो हमारा 21वां विधि आयोग गठित हुआ था उसने जो अपनी रिपोर्ट लिखी थी हम उसके साथ हैं, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूसीसी से बेहतर होगा कि प्राइवेट लॉज का संहिताकरण करना। क्यों? उसका 2 कारण बताया गया विशाल जी कि ये जो है भेदभाव को केवल दर्शाता है, इसलिए आप संहिताकरण करके उस भेदभाव को दूर कर सकते हैं। और जहां तक आर्टिकल 44 की बात है, इतना ही प्रेशेस था अगर तो हमारी संविधान सभा ने क्यों नहीं लागू कर दिया उसको मूल अधिकारों में रखकर? क्यों आर्टिकल 44 के अंदर? और एक बड़ी बात, क्यों आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो यूसीसी को लाना चाहते थे उन्होंने अंत में यह कहा कि आगे आने वाली सरकारें प्रयास करेंगी कि वो कॉमन सिविल कोड लागू करें, लेकिन अगर कोई सरकार बिना किसी सहमति के और इसे जबरन लागू करती है तो ये उस सरकार का पागलपन होगा। साथ ही इसमें जो लीगल इम्प्लीकेशंस थी वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो निलंबित हो रही हैं उन जिन पर प्रभाव पड़ेगा उनका वैल्यू क्या होगा, ये तो बैठे हुए वाजपेयी साहब हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे इसे। अच्छा कपीश जी, क्या विधि आयोग के पास आपकी पार्टी भी जा रही है अपने सुझाव देने के लिए? क्योंकि विधि आयोग ने सभी से सुझाव मांगे हैं। हाँ, एक नागरिक से भी मांगा है जी, एक नागरिक होने के नाते मैंने स्वयं दिया है। क्या सुझाव दिया है आपने? क्या सुझाव दिया? आपकी पार्टी का क्या सुझाव गया है विधि आयोग के पास? मैंने अपना व्यक्तिगत सुझाव भेजा है और वो ये है यूसीसी से बेहतर होगा कि पर्सनल लॉज का संहिताकरण करना, क्योंकि जो हमारी विधि आयोग 21वीं ने मेहनत की थी और उस पे जो है बीएस चौहान साहब के जो पूर्व हमारे न्यायमूर्ति थे उनके उस पर बनी थी कमेटी, उसके सुझाव को। तो यानी आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं कपीश जी? यूसीसी का विरोध कर रहे हैं? हम 21वीं विधि आयोग की रिपोर्ट की संस्कृति को लागू करने की वकालत। मैं ए.के. वाजपेयी जी के पास चलता हूं। ए.के. वाजपेयी जी, कई पार्टियां विरोध में हैं, कई पार्टियां सहमति जता रही हैं, कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं कर रही है। क्या लगता है मॉनसून सत्र में आ जाएगा? क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो 5 अगस्त की तारीख है वो काफी दिलचस्प हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। क्या 5 अगस्त माना जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? ए.के. वाजपेयी। अब ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे कि भाई ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। देखिए संविधान के आर्टिकल 44 में बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार को इसको लाना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना होगा। और सरकार के जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है इनके मैनिफेस्टो में भी है, ये कोई आज की डिमांड नहीं है। तो जब सरकार पावर में है और सरकार की मंशा है और सरकार के मैनिफेस्टो में है तो उनको लाना चाहिए। अब इसमें जो परेशानी आ रही है, जब ऐसे आप पूछ रहे हैं हाँ या ना, परेशानी सिर्फ यही आ रही है कि ड्राफ्ट तो चाहिए ना किसी चीज़ का जी। मतलब ड्राफ्ट अगर आ जाएगा तो फौरन यस और नो में जवाब आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विधि आयोग में भी अभी ड्राफ्ट नहीं है। प्लीज ड्राफ्ट नहीं है अभी कि क्या उसमें ऐड कर। देखो अल्टीमेटली 44 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है वो मेन है
और वो बाध्यता भी है एक तरीके से जी। वो कहता है कि इंश्योर करेंगी सरकारें कि लेकिन ए.के. वाजपेयी जी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर, अगर हम उसको एक आधार बनाकर देखें, जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उत्तराखंड में, जैसे शादी के लिए बढ़ेगी लड़कियों की उम्र सीमा, ग्रेजुएट होने के लिए उम्र सीमा बढ़ेगी, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, तलाक के लिए पति पत्नी को समान आधार, बहुविवाह हलाला इद्दत पर पाबंदी, लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा, लिव इन डिक्लेरेशन माता पिता को सूचना जरूरी, पति पत्नी में विवाद पर ग्रैंड पेरेंट्स को कस्टडी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की संख्या होगी तय। इस तरह के जो सूत्रों से खबर आ रही है इस ड्राफ्ट को लेकर, क्या आपको लगता है कि जो इस पर ड्राफ्ट आएगा वो इसके इर्द गिर्द होगा, या यूसीसी जिसकी चर्चा हो रही है वो इसके इर्द गिर्द होगा? ए.के. वाजपेयी जी। नहीं, देखो हम साफ बात रखने में जरा अच्छा विश्वास रखते हैं। जी, मैं इसीलिए अगर उत्तराखंड वाला ड्राफ्ट आता है, यस, अगर उत्तराखंड वाला ड्राफ्ट आता है जो सूत्र बता रहे हैं, जो हमें भी जानकारी है, तो उसमें किसी को कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता और ना कोई ऐतराज करेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, और ये खाली मुस्लिम धर्म के लोगों को ही अफेक्ट नहीं करेगा, प्लीज, हमारे हिंदू समाज के लिए भी बहुत बढ़िया ये। आप अगर तमिलनाडु में चले जाएंगे तो तमिलनाडु में मामा जो है अपनी भांजी से शादी कर सकता है और किया जाता है, ये वहाँ परंपरा है। अब ये परंपरा भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी लागू की थी, तो उस स्थिति उस कोड में क्या बनेगी? हिंदू कोड भी खत्म हो जाएंगे, मुसलमानों का शरीयत एक्ट भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हम तो सरकार के साथ हैं, लेकिन जैसे ही ड्राफ्ट, अभी अजय आलोक बैठे हैं, अजय आलोक जी अगर ये कह दें कि ड्राफ्ट आ गया है तो हम बिल्कुल उनकी बात से सहमत हो जाए कि हाँ जी बताओ हाँ या ना। लेकिन जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा, ड्राफ्ट के कौन से पैरे में किसको ऑब्जेक्शन है किसको नहीं है, ये कैसी बात तय होगी भाई? देखिए, ड्राफ्ट का मुद्दा कपिल सिब्बल ने भी उठाया था। मैं अजय आलोक जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक बार दानिश कुरैशी के पास चलता हूं। एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी जी, जो सूत्रों से खबर आ रही है उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर, अगर इसके इर्द गिर्द ही ये ड्राफ्ट तैयार होता है तो एआईएमआईएम का रुख क्या रहने वाला है यूसीसी को लेकर? देखिए, मैं तो यही पूछना ये चाहता हूं पांडे जी कि दरअसल अजय जी ने जो बात कही है, तो उन्होंने तो एक बात बिल्कुल साफ कर दी, जैसा कि अभिषेक झा भी पूछ रहे थे कि मतलब चाहे जैसे भी हो यूसीसी आएगा ही। तो ये जो स्टैंड उन्होंने बना रखा है, माइंडसेट जो बना रखा है, तो फिर तो सवाल ये है कि फिर तो पार्लियामेंट में उन्होंने तय कर दिया, अगर उनके पास बहुमत है तो फिर तो वो निकाल के रख देंगे। वो तो सारी चीजें, वो तो दरअसल लोगों को इसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे ना। मोदी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। दानिश जी, आपकी पार्टी का रुख क्या है? बीजेपी तो इसे बहुत लंबे समय से राम मंदिर, यूसीसी और इन तमाम मुद्दों के साथ आगे बढ़ती रही है, लेकिन एआईएमआईएम का रुख क्या है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। पिछला विधि आयोग जो था उसने नहीं स्वीकारा, तो मतलब आप इस बात को छोड़ दीजिए। भारत मांग रहे हैं, जरूरत है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मोदी जी के पहले दिन से कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले अच्छा दानिश जी, विरोध किस बात को लेकर है? मतलब अभी तो ड्राफ्ट, जैसे मैं आप ही लोगों की बहस से सुन रहा हूं, जो तमाम दिग्गज जो आप नेता है जुड़े हुए, आप लोग कह रहे हैं भी ड्राफ्ट नहीं आया है, तो हम अपनी राय कैसे दें? तो फिर विरोध किस बात का जब ड्राफ्ट नहीं आया है? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मतलब किस चीज को लेकर आपका ये विरोध है? नहीं, हमारी जो रूढ़ी है, हमारे जो कल्चर है मुल्क का, अगर वहां कहीं ना कहीं डेंट होता है तो उसके खिलाफ कहां दानिश जी, खुलकर बताइए ना, कहां? जैसे कहां? देखिए, आपको क्या आशंका है? आपको क्या आशंका है? नहीं, यहाँ आशंका तो बिल्कुल साफ है। अगर आपने मैं कह तो रहा हूँ, आलोक जी कह रहे हैं कि मतलब वो तो तैयार बैठेंगे कि चाहे ड्राफ्ट तो आएगा ही, तो जब उनका माइंडसेट ही बना रखा है उन्होंने, दानिश जी, वो तो सत्ताधारी दल है, अगर वो अपने बिल का तो समर्थन करेंगे ही, संसद में आएगा तो वो पास कराने की कोशिश करेंगे, वो संख्या बल जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं दानिश जी यहाँ पर आपकी पार्टी का रुख जानना चाह रहा हूं, किस बात को लेकर आपको आशंका है, किस बात को लेकर विरोध है? मैं आपको यह जानना चाह रहा हूं, अगर यूसीसी आता है तो वो कौन सी चीज है जिसका आप विरोध कर रहे हैं?
विशाल जी, आप अगर सत्ताधारी पक्ष में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के मालिक हैं। आप समझिए, मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो मामला है कि जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो लोग इसलिए वहां रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्योंकि पूरी की पूरी आवाम वहां नहीं जा सकती। दानिश जी देखिए, मैं दानिश जी मैं संसद का सत्र कवर करता हूं, मैं संसद का सत्र कवर करता हूं, मैं संसद में जाता हूं, कोई बिल आएगा उस पर चर्चा होगी, काफी देर तक चर्चा होगी, बहस होगी, सभी पार्टियों के जो दलीय नेता आपकी इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के नेता तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चर्चा छोड़िए, मतलब रिजल्ट आना ही है उसमें। दानिश जी देखिए, आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये। दानिश जी, मैं अजय आलोक से जवाब लूंगा, लेकिन दानिश जी जो आप आरोप लगा रहे हैं मैं उसका जवाब अजय आलोक जी से लूंगा, लेकिन पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। विरोध किस बात का? एक तरफ विपक्ष के कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी ड्राफ्ट आया नहीं है तो हम कैसे अपनी बात रख दें, और आप दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं, तो मतलब किस पॉइंट को लेकर आपका विरोध है? देखिए, मैं तो बिल्कुल साफ तौर पे हम तो एएमआईएम की तरफ से कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल साफ है कि भाई जो यहाँ की रूढ़ी जो है ना सिर्फ मुसलमानों की लेकिन उसके अलावा के भी जो कल्चर है, अगर ट्राइबल्स की बात की जाए और नॉर्थ ईस्ट के जो यहाँ के प्रोविजंस हैं, वो जो चीजों को डिस्टर्ब होने वाला है उसकी मुखालिफत हम कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी फाइनल ड्राफ्ट जो आएगा वो चीजें तो आप देखिए, अगर पार्लियामेंट में भी आएगा तो पार्लियामेंट की तरफ से जो एमआईएम की तरफ से जो कुछ भी होगा हम वहां तो पेश करेंगे, जैसा ट्रिपल तलाक में भी हमने किया था, इस बार भी करेंगे। अगर स्ट्रेंथ कम है वो और बात है, लेकिन हमारा जो भी अपोज है वो अगर ग्राउंड पे वहां रखना है पार्लियामेंट में वो वहां रखा जाएगा इंशाल्लाह। चलिए मैं डॉक्टर अजय आलोक की एक प्रतिक्रिया लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे आरोप अजय आलोक बीजेपी पर लग रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से कि आप सीधे पास कराने की बात कर दे रहे हैं बिल को। उन्होंने कहा, आलोक जी से पूछिए, वो तो खुद कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं अजय आलोक जी। जी किसी का मकसद होता है अटकाना, लटकाना, भटकाना। आज आपके सारे प्रवक्ता जो यूसीसी के विरोध में हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो सिर्फ अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लटका रहे हैं। आपने तीनों से बार बार पूछा कि आपको यूसीसी से कोई समस्या है या नहीं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। हम प्रावधान देखेंगे, अरे संविधान में प्रावधान लिखा हुआ है, आज देख लीजिए। हम तो संविधान के बाहर कहां जा रहे हैं? यूसीसी में संविधान ने जिन 3-4 चीजों का जिक्र है वही लागू होगा। उससे क्या दिक्कत है भाई? उससे ना किसी को मंदिर जाने में दिक्कत है, ना उससे किसी को मस्जिद जाने में दिक्कत है, ना उससे गुरुद्वारा जाने में दिक्कत है, ना चर्च जाने में दिक्कत है। किसी की धार्मिक भावना उसमें हर्ट नहीं हो रही है। लड़कियों की आयु, शादी की आयु अगर एक 18 साल की हो जाए, एक लीगल लॉ बन जाए, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है भाई? तलाक में अगर तलाक होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट से होंगे, चर्च या मस्जिद या मंदिर से तलाक नहीं हो पाएगा, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? तलाक के बाद हर जाने की रकम जो संविधान में लिखा हुआ वही बता रहा हूं, तो मसौदा तो यही रहेगा ना। हम अपने मन से तो कोई मसौदा थोपेंगे कपीश जी, ये किसी धर्म की बात ही नहीं है। जिस तरह से आप लोग मुस्लिम तुष्टि, एक मिनट, बहुविवाह नहीं होगा, संभव नहीं होगा बहुविवाह, पॉलीगैमी संभव नहीं होगी, फिर से समस्या है भाई। और उसके बाद हमने ये कब कहा कि हम थोपने जा रहे हैं? ये संविधान में है, हम लागू करने जा रहे हैं। जवाब तो ये पूछना चाहिए कि 75 साल से लागू क्यों नहीं किया जब संविधान में है? सबको यहां पे लोकतंत्र खतरे में लगता है, संविधान की रक्षा करने लगते हैं असदुद्दीन साहब। आज कहां है भाई? संविधान खतरे में आज नहीं आया, संविधान की धाराओं को लागू नहीं कर रहे हो जब। ये डुप्लीकेसी है, ये डुप्लीकेसी। ओवैसी नहीं, समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, जेडीयू का ही वही हाल है। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आज संविधान को लागू करने की बात हो रही है तो भाग क्यों रहे? तो फिर आज भाग क्यों रहे? आइए पार्लियामेंट में, मुझे मसौदा आएगा, चर्चा करिएगा। पूछिए, अरे पार्लियामेंट आइएगा, वैसे बोलते हैं ना पार्लियामेंट में आके चर्चा करके। दानिश जी एक एक करके देखिए, आप में से कई गेस्ट हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं तो आवाज साफ नहीं आएगी, एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। देखिए कपिल श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय आलोक ने बीजेपी का पूरा पक्ष रखा कि वो कैसा यूसीसी चाहते हैं, उनकी बातचीत से बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी कैसा यूसीसी चाहती है? ये सबसे पहली चीज तो डॉक्टर साहब ने जो कहा, वो अगर वो ले करके आ रहे हैं तो बिल्कुल वो पास ही कराने आएंगे ना, जिस पर तो प्रश्न ही नहीं खड़ा करना है। बिल्कुल, इसलिए कि वो तो उनका एजेंडा है और उसके बाद वो अपने एजेंडे के हिसाब से उसको ले करके आएंगे। और आज शासन सत्ता में उनकी पार्टी जो है सक्षम है पास कराने में, तो विधेयक जबरदस्ती भी लेके आएगी और पास भी कराएगी। प्रश्न इस बात का नहीं। प्रश्न तो मैंने आपसे ये पूछा है कपिश जी, प्रश्न तो मैंने आपसे ये पूछा है कि जैसे बीजेपी ने गिना दिया कि कैसा यूसीसी होना चाहिए, अजय आलोक ने बता दिया, समाजवादी पार्टी का रुख क्या है?
नहीं बता रहे हैं वो ना। प्रश्न तो ये है ना कपीश जी, अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, अजय आलोक भाई लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, झटका रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं स्वयं और बता दूसरों को रहे हैं। अटल जी की सरकार थी 6 वर्ष 13 दिन की, आखिर क्यों नहीं उस समय ये लाया गया? इतना लेट क्यों किया गया? अगर ये बहुत जरूरी था, इनके सरकार में वहां भी हो सकता था। 9 वर्ष पहले मोदी जी भी ला सकते थे। एक मिनट सुन लीजिए, और इसको आप समझा रहे हैं कि आर्टिकल 44 में लिखा हुआ कि आगे आने वाली सरकारें इसे लागू करने का प्रयास करेंगी सहमति के आधार पर, और उसमें सबको मालूम है कि पर्सनल लॉज एक हो जाएंगे। केवल शादी की बात नहीं, तलाक की बात नहीं, उत्तराधिकार की बात है, गोद लेने की बात है, तमाम चीजें हैं। और विधि कैसे बनती है तो हम और वाजपेयी साहब जानते हैं कि विधि कैसे बनती है। विधि बनती है आपकी रीति रिवाज प्रथाओं से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ। हम लोगों ने सारे रूलिंग्स पढ़ी हुई हैं उसी चीज के लिए वो भी तो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं जैसे अभी वाजपेयी साहब ने कहा कि केरला के अंदर मामा भांजी की सर्वोत्तम मानी जाती है शादी, लेकिन मिताक्षरा विधि में क्या मानी जाती है जिससे कपिल श्रीवास्तव और विशाल पांडे गवर्न होते हैं? इसमें 7 पीढ़ी पिता की तरफ से, 3 पीढ़ी माता की तरफ से। आप विवाह नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सहोदर विवाह होगा और ये नल एंड वाइड होगा, शून्यकरणी भी नहीं होगा। मैं एक बात मेरी समझिए, आप देखिए जो 21वां विधि आयोग था उसने बहुत स्पष्ट कहा, उसने इस बात को कहा कि ये असमानता को नहीं भेदभाव को दर्शाता है, और भेदभाव जो है वो संहिताकरण से दूर हो सकता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार क्यों कट कर कहता हूं कि वाजपेयी साहब, इसलिए कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और वो संविधान और देश के कानून के हिसाब से हमारी बातों को, कपीश जी देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, दर्शक भी आपकी पूरी बात सुन चुके हैं, लेकिन जो आपसे मूल प्रश्न पूछा गया आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। यूसीसी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप यूसीसी में क्या चाहते हैं? हम यूसीसी चाहते ही नहीं है। चलिए, आप यूसीसी चाहते ही नहीं है, आपने बिल्कुल आपने एक लाइन में अपनी पार्टी का स्टैंड रख दिया, आप यूसीसी चाहते ही नहीं। मैं अभिषेक झा के पास चलता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी मैं फिर आऊंगा, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैंने आपको पूरा समय दिया। अभिषेक झा जी, आपने जेडीयू का स्टैंड सोच लिया होगा, काफी समय आपको इस समय मिला होगा, और पटना में ही अभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी जिसमें 2024 को लेकर चर्चा हुई, रणनीति बनी, आगे की तारीख तय हुई, लेकिन उसी में से कई दल अभी छिटके हुए नजर आ रहे हैं यूसीसी के मुद्दे पर। आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, शिवसेना समर्थन कर रही है, जो उद्धव ठाकरे का गुट है, एनसीपी का तय नहीं है, कांग्रेस का तय नहीं है, तो कैसे करेंगे आप? देखिए, बात सिर्फ समर्थन या विरोध की नहीं है। हमारा देश विविधताओं का देश है, जहां इतने जाति, धर्म, पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। मूल बात क्या है कि संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा है कि इस चीज को लागू होना चाहिए, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि 75 वर्षों से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक ये चीज लागू नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी ही सरकार के लगभग 15 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। हमें दिक्कत इसकी टाइमिंग से है, इसके इम्पोजिशन से है, इनके इतना अफर्म होने से है, बिना डिस्कशन किए, बिना देश के विभिन्न धर्मावलंबियों के कॉन्फिडेंस में लिए हुए, आम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए थोपने का जो इनका एटीट्यूड है, उससे हमारी दिक्कत है। अभिषेक जी, चर्चा होगी, अभिषेक हम लोग कभी ना चर्चा से पीछे हटने की बात करते हैं ना तो जवाब देने से पीछे की बात अभिषेक जी, और एक सवाल है, आप पूछेंगे कि हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपसे हाँ ना में बड़ी बात है कि इसका जवाब हम हाँ या ना में क्यों दे बिना चर्चा किए हुए? अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, विधि आयोग ने जब अभी 14 जुलाई तक का समय दिया हुआ है, आप अपनी राय रखिए, जाकर आप अपनी पूरी बात रखिए। कैसे, मतलब आप ये क्यों कह रहे हैं कि चर्चा नहीं हो रही है या राय नहीं ली जा रही है? थोपने की बात आप कर रहे हैं, ये कैसे? हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप एक बात बताइए, दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ भाजपा के, एक मिनट रुक जाइए, उसके लिए हमें किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आप दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी भी इतने समय तक, सुन लीजिए ना, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, वरना आप ही सवाल पूछते रहिए। अभिषेक जी, पूरा समय है, चुप रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने लंबे समय तक शासन में रहते हैं। यही विधि आयोग उनको ये रिपोर्ट सौंपता है कि 2018 में चीजें नहीं होनी चाहिए।
उससे पहले भी इनकी सरकार रह चुकी है, आज भी ये लोग सत्ता में है, आज भी इतने अफर्म हैं, तो यही टाइमिंग क्यों और यही प्रेजेंटेशन क्यों, यही इंपोजिशन क्यों? कारण साफ है ना, इनके पास बुनियादी मुद्दे नहीं है चर्चा करने के लिए, और इन मुद्दों को ये प्लान करना चाहते हैं 2024 से पहले, चाहे वो डिफरेंट इश्यूज हों, रिलेटेड टू रिलीजन, रिलेटेड टू बिलीफ, ये सब कुछ ये लोग इंपोज करना चाहते हैं ताकि इसका राजनीतिक लाभ इन्हें आने वाले चुनाव में मिल सके। और हितैषी संविधान के इतने बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेजेंटेशन देश की जनता के सामने है, और देश की जनता को तय करना। हमें पूरी उम्मीद है कि देश की जनता इनके असली चेहरे को चलिए मैं AK वाजपेयी जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी ने सशर्त समर्थन की बात कही है और शिवसेना की तरफ से ये कहा गया है कि ड्राफ्ट पर चर्चा की बात की जा रही है, शिवसेना ने विरोध नहीं किया है। मैं चलता हूं AK वाजपेयी के पास। AK वाजपेयी जी, आप तो कानून के जानकार हैं, आपके मुताबिक जिस यूसीसी के फॉर्मेट की चर्चा हो रही है, जैसा डॉक्टर अजय आलोक ने बताया कि उनकी पार्टी किस तरह से देखती है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या प्रावधान होना चाहिए, कपिल श्रीवास्तव अपना पक्ष रख रहे हैं, वो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, आपके मुताबिक किस तरह का यूसीसी आना चाहिए? क्योंकि अब तो यूसीसी आने की चर्चा हो रही है, विधि आयोग ने सुझाव मांग लिए हैं। देखिए अपने पांडे जी, आर्टिकल 44 1 मिनट का आधे सेकंड का मैं पढ़ रहा हूं। The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। ये है आर्टिकल 44, बस सिर्फ 2 लाइन 1.5 लाइन। अब इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये कौन बताएगा? प्लीज अंडरस्टैंड, ये कौन बताएगा? ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि सिविल लॉ जो हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 200 है, 500, उनको बराबर करके एक कोड बना दो। तो सरकार को ये तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं देंगे कल देंगे, और सरकार को संवैधानिक पावर है बनाने की, तो कोई कैसे रोक लेगा? देखिए वाजपेयी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये मसला अटका हुआ है। वाजपेयी जी, आप हमें पूरा कानूनी पहलू समझा रहे हैं, यही प्रक्रिया होगी क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, इसको जैसे आगे कराना है। लेकिन मैं एक राजनीतिक दल की, क्योंकि आप प्रवक्ता भी हैं, मैं आपकी दल का इस पर रुख जानना चाहता हूं, वो कैसा यूसीसी चाहते हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं यूसीसी को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अरे उसका जवाब सुनो, हमारे चाहने से नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोगों के चाहने से नहीं होगा, हम सरकार के समर्थन में है, उससे चाहने से नहीं होगा। वाजपेयी साहब, आपकी पार्टी वही जवाब दे रहा हूं। अरे सुन, नहीं पांडे जी, नहीं वाजपेयी साहब देखिए, अरे पांडे जी सुनिए ना बात, मैं बता रहा हूं, मैं देखिए नहीं, प्लीज देखिए वाजपेयी जी, आप काफी समय से जुड़ते हैं, आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं आपसे बस बहुत विनम्रता पूर्वक ये जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है यूसीसी पर? हमारी पार्टी का स्टैंड जब बताया जाएगा, जब सरकार इसका ड्राफ्ट लेके आएगी, बिकॉज इस लॉ से हिंदू लॉ भी अफेक्ट हो रहा है, हमारे जो परंपराएं हैं वो हमारी अफेक्ट हो रही है। मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, न तुष्टिकरण की बात कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ सप्तपदी की प्रथा है, हमारे यहाँ हिंदू सक्सेशन, मैं कह रहा हूं 100 एक्ट है ऐसे कम से कम। इसका जवाब आप हाँ या ना में अभी नहीं ले सकते, ना हमसे ना किसी से, और बीजेपी भी नहीं दे सकती। ये कल परसों में ड्राफ्ट आ जाएगा, उसके बाद सारे लोग जितने ये विरोधी पार्टियां हैं उनका जवाब भी आ जाएगा, और जो समर्थन में नहीं होंगे वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। या अगर किसी को कोई रद्दोबदल कराना है, वाजपेयी जी, एक देश एक कानून का आप समर्थन करते हैं या नहीं? अरे नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ये, प्लीज नहीं पांडे जी, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये इतना आसान है ही नहीं मामला। वाजपेयी हाँ बताइए या ना बताइए, एक देश एक कानून नहीं, आप इतने जानकार हैं, कानून के भी जानकार हैं, राजनीति के भी जानकार हैं, ग्राउंड पर भी रहते हैं, जो इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए चर्चाएं चल रही हैं, इसीलिए दिक्कत है। जो ड्राफ्ट उत्तराखंड के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसकी भी जानकारी आपको है, आपने भी सुना होगा। आप तो बहुत जल्दी तमाम चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आपको बताने में मैंने जवाब दिया कि जो उत्तराखंड में जो चीजें लाई जा रही हैं उसमें हमारी पार्टी को किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है,
क्योंकि सारी की सारी चीजें जो हैं आर्टिकल 44 के तहत है और वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही है। आपने अब अपनी पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैं दानिश कुरैशी के पास चलता हूं। दानिश कुरैशी जी, जैसा ए.के. वाजपेयी साहब ने बताया, जो उत्तराखंड के ड्राफ्ट को लेकर सूत्रों से खबर आई, जैसे खासतौर पर अगर हम देखें बहुविवाह, हलाला इद्दत पर पाबंदी, लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा, पति पत्नी विवाद पर ग्रैंड पेरेंट्स को कस्टडी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की संख्या तय होगी, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, क्या आप इन चीजों को सही मानते हैं? क्या ये यूसीसी का पार्ट जब सेंट्रल लेवल पर आएगा तो वो होना चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, बात ड्राफ्ट की यही तो हो रही है ना कि आप किन चीजों को वो जस्टिस देने की बात कर रहे हो, वो चीजें समझने की जरूरत है। लेकिन अगर उसकी आड़ में राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो उसकी मुखालिफत तो हम करेंगे ना। आप देखिए वाजपेयी साहब ने क्या खूब कही, उन्होंने ये कहा कि इतना आसान नहीं है, मतलब वो खुद कह रहे हैं। और देखिए उनका स्टैंड ये है कि अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया, जबकि देखिए उन्होंने दोनों बातें रखी। दानिश कुरैशी साहब, दानिश कुरैशी साहब जो उत्तराखंड पर उन्होंने अपनी बात रखी, आप उसको मत भूल जाइएगा। कोई नहीं भूला, अब आगे की बात सुनिए। और आलोक साहब तो वाजपेयी जी के पहले ही कह चुके हैं कि मतलब ड्राफ्ट तो आना ही है, मतलब वो आप यूसीसी पे तैयार रख लीजिए। तो दिक्कत क्या है कि अगर आपने माइंडसेट बना लिया है, अगर आपने समाज के अंदर में इस तरीके की जो रूढ़ियां हैं उनको अगर कहीं ना कहीं उसमें डालने की वो कर ली है, तो मुझे लगता है कि फिर तो चर्चा का विषय ही क्या बचा है। अगर आपने ये माइंडसेट ही बना लिया है कि इस बार पार्लियामेंट के अंदर में ये क्लियर मेजॉरिटी तो है ही उनके पास, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को भी जो समझने की जरूरत है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है कि लोगों को समझे। और अगर मैं तो ये कह रहा हूं कि रेफरेंडम लीजिए ना, आप लीजिए, हिंदू समाज का भी ले लीजिए, मुस्लिम समाज का ले लीजिए, तमाम समाज का ले लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बीच भाजपा कर ही नहीं पाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, आप सिर्फ लोगों के जज्बातों से खेलना जानते हैं। दिक्कत यह है कि इन चीजों से आप अल्टीमेट चाहते क्या हैं। डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये अब उत्तराखंड के ड्राफ्ट पे चर्चा कर रहे हैं। अरे मुद्दे पे आइए ना भाई। अकेला राज्य था देश का है गोवा, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। क्या कहता है कि जितने मुसलमान रह रहे हैं गोवा में वो पॉलीगैमी नहीं करेंगे, बहुविवाह नहीं करेंगे। अगर गोवा में रहेंगे तो वो तीन तलाक से डिवोर्स नहीं दे सकते, उनको कोर्ट में आना पड़ेगा। एक एक चीज उसने डिफाइन कर रखी है। लड़के हो या लड़की, सब में प्रॉपर्टी बराबर बटेगी। इनहेरिटेंस पे उसने अपना बिल्कुल लॉ क्लियर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि देश में समान आचार संहिता नहीं है। इसकी दिक्कत क्या है? स्पेशल प्रिविलेज क्यों चाहिए? हिंदू कोड का जब हम कोडिफाई किया गया था तो क्या उसका विरोध नहीं हुआ था? बताइए कपिल जी, इतना ज्यादा विरोध हुआ था 52-53 में, लेकिन आज उस हिंदू कोड बिल को हमने समाप्त किया तो आज कितनी कुरीतियां खत्म हो गई, कुप्रथा खत्म हो गई। आपने कहा प्रथा से कानून बनते हैं, कुप्रथाओं से कानून नहीं बनते हैं। कुप्रथाओं को खत्म करना चाहिए, ये तो सबकी जिम्मेदारी है ना। और एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून। दिक्कत क्या है भाई? और अकेला हिंदुस्तान है जहां पे भी यूसीसी नहीं है। विश्व के तमाम मुल्कों में यूसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। अमेरिका में क्या मुसलमान नहीं रहते हैं? क्यों इसको इशू बना रहे हैं भाई यहां पे तुष्टीकरण के लिए? इंग्लैंड में मुसलमान नहीं रहते हैं, फ्रांस में मुसलमान नहीं रहते हैं। देखिए क्या हाल किया हुआ फ्रांस में। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वहां भी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए, देश की पहचान के लिए जरूरत है। ये हमारे संविधान में। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले जनसंघ के समय से ये हमारे मुख्य एजेंडा में से था। धारा 370 का एब्रोगेशन, राम मंदिर का निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम कहां पीछे हट रहे हैं? अच्छा अजय आलोक जी, क्योंकि देखिए एक सवाल जो मैंने अभी अपने पैनलिस्ट से इससे पहले पूछा था, 5 अगस्त की जो तारीख है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत उत्सुकता रहती है। राम मंदिर का चाहे शिलान्यास की बात कर लें या धारा 370 हटाने की बात कर लें, और ऐसी इस बात की लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी पुष्टि नहीं है कि यूसीसी का बिल भी शायद 5 अगस्त के आसपास लाया जा सकता है। क्या इस 5 अगस्त के क्राइटेरिया को सही माना जाए अजय आलोक जी? अब देखिए, बिल कब आएगा नहीं आएगा ये तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता हूं। मैं अपनी पार्टी की विचारधारा कह सकता हूं कि यूसीसी लाने के हम पक्ष में। लॉ कमीशन ने जब सुझाव मांगे, हमने अपने सुझाव तुरंत 2 दिन के अंदर भेज दिए। अब बिल लाना सरकार का काम है, यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम है उसको पेश करना, उसमें चर्चा करवाना स्पीकर का काम है। विपक्ष का काम है कि जिन जिनको विरोध है उस बिल से डटकर विरोध कीजिए। और राज्यसभा में तो हमारे पास बहुमत है नहीं, जो बार बार कह रहे हैं कि बहुमत है निकाल देंगे।
राज्यसभा में गिरा दीजिएगा, इतना ही श्योरिटी है तो। चलिए कपीश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अजय आलोक साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश के पहचान की जरूरत है यूसीसी, और यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का मूल रहा है जब से इन्होंने राजनीति शुरू की है। देखिए, समाजवादी पार्टी को या देश को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि इनका अपना एजेंडा क्या है। देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे समाजवादी पार्टी और हम सारे जितने लोग बैठे हैं इनका लेना देना है। मैं स्पष्ट बात कहूंगा कि वाजपेयी साहब ने अभी आर्टिकल 44 पढ़ करके आपको सुनाया है। जब आप एक देश और एक विधान की बात करते हैं तो कैसे फिर गोवा और कैसे फिर आप उत्तरांचल, फिर सारे आप स्टेट्स को कैसे बांटते? दूसरी चीज, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 22वां विधि आयोग हमने गठित कर दिया है, 14 दिन और बचा है, उनको आप अपनी राय भेज दीजिए। अरे भैया, किस चीज पे राय भेज दें? मसौदा है, हम लोग विधि के जानकार लोग हैं, हवा में नहीं दे सकते हैं आपको राय। कपीश जी देखिए, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप अपनी राय देकर आए हैं इसी ना, वो तो एक अलग की बात है। देखिए, राय देना, कपीश जी आप दोनों बातें कर रहे हैं, आप दोनों बातें कर रहे हैं। विधि आयोग को राय देना एक अलग की चीज हो गई, एक मसौदे पे राय देना एक अलग की चीज हो गई। कपीश श्रीवास्तव जी जैसा अजय आलोक कह रहे हैं कि वो 2 दिन के अंदर उनकी पार्टी दे आई है जो उनके सुझाव है। वो पॉलीगेमी की बात कर रहे हैं लेकिन बायोगेमी की बात नहीं कर रहे। गोवा में तो हिंदुओं को भी 2 शादी करने का अधिकार, पूछिए है कि नहीं, ये कोड पढ़ लें आकर। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जल जंगल जमीन जो आदिवासियों को विशेष राइट दिया गया, जिस पर हिंदू कोडिफाइड लॉ भी नहीं लागू होता, सेक्शन 2 क्या कहता है? भाई, आपको हम सारी विधियां हम और वाजपेयी साहब मिलकर नहीं पढ़ा सकते। सैकड़ों लॉज हैं, आप उनको अगर खत्म करेंगे तो उसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे? अच्छा कपीश जी देखिए, आप कानूनी पहलू पूरी तरह से समझा रहे हैं, आप भी समझा रहे हैं, वाजपेयी साहब भी समझा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके पार्टी की बात करूं तो क्या, जैसे अजय आलोक बता रहे हैं कि बीजेपी 2 दिन के अंदर अपने सुझाव दे आई है, क्या समाजवादी पार्टी भी विधि आयोग जाएगी अपने सुझाव देने यूसीसी को लेकर? हमने सीधा सुझाव आपको दे दिया कि जो विधि आयोग 21वीं गठित हुई थी, जो उसकी रिपोर्ट है वही समाजवादी पार्टी। मैं विधि आयोग के पास आप लोग जाएंगे या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अरे हमने तो बता दिया कि 21वीं विधि आयोग की संस्तुति, हमने कहा कि अभी जो 22वां विधि आयोग बना है कपीश जी, क्यों जाए ना? मसौदा है क्या? पार्टीज कैसे जाएंगी? मसौदा रखा है क्या इन्होंने? मसौदा रखा होता तो पार्टीज अपनी राय देती। यूसीसी के साथ आप हैं या नहीं है, इस पर पार्टी तो सीधी कह रही है कि हम 21वें विधि आयोग के साथ खड़े हैं। बीएस चौहान साहब जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, उनके द्वारा गठित थी ये, उन्होंने साफ कह दिया कि पर्सनल लॉज ही उपयुक्त हैं, क्योंकि जो हमारी जो हमारी एकता है में बहुता में एकता है, इसको हम तभी ले। चलिए मैं अभिषेक झा जी के पास जाऊं, जल्दी से अजय आलोक एक प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया कपीश श्रीवास्तव के बयान पर। नहीं है, जब हम विशाल जी कपीश जी मैं आता हूं आपके पास, कपीश जी मैं आपके पास आता हूं। अजय आलोक की छोटी प्रतिक्रिया, फिर अभिषेक झा के पास। अजय आलोक जी। मैं कपीश जी और अभिषेक जी को बस एक बात कहना चाहूंगा कि संविधान सभा की जब संयुक्त डिबेट हो रही थी इसी यूसीसी पे, तो उस वक्त एक सज्जन थे जो नाम था उनका मोहम्मद इस्माइल, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल पार्टी जो बनाए थे, जो केरला की पार्टी है, जिसको राहुल गांधी सेकुलर कहते हैं, और उसमें दानिश कुरैशी जी के नेता के पिताजी भी उसी पार्टी में थे उस वक्त। इन्होंने संविधान सभा में उस वक्त ये सब प्रपोजल दिया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शरिया के प्रावधानों को इंक्लूड किया जाए, जिसका विरोध नेहरू जी और पटेल जी दोनों ने किया, और पटेल जी ने इतना तक कहा कि अगर शरिया चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ। आज वैसी मानसिकता के लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ये कोई आप सोचिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कह रहे थे, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा के संयुक्त डिबेट में ऑन रिकॉर्ड कि शरिया के प्रावधानों को इंक्लूड किया जाए। ये मोहम्मद इस्माइल का बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या आप लोग यही चाहते हैं कि यूसीसी में शरिया के प्रावधानों को ले आए? शरिया के प्रावधानों को ले आए, हिंदू धर्म के जो बेतुके कानून है उसको ले आए? ऐसे नहीं होता। एक एक करके दानिश जी, एक करके अजय आलोक जी, एक करके एक संविधान, एक दानिश जी आवाज ऐसे नहीं आ पाएगी, आप स्काइप से जुड़े हैं। दानिश जी मैं आपके पास आऊंगा। एक देश एक धर्म और एक बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी बात हुई?
चलिए मैं अभिषेक झा के पास जाता हूं, फिर दानिश कुरैशी के पास। कपिश जी आपके पास में आया था। अभिषेक झा जी देखिए, सवाल लगातार यही बना हुआ है जो अजय आलोक बता रहे हैं, कपिश श्रीवास्तव बता रहे हैं कि जो ड्राफ्ट की बात निकलकर सामने आ रही, जो कपिश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ड्राफ्ट सामने आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से देश भर में यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही है, जो तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसको भी आधार बनाकर, क्योंकि 14 जुलाई कहा गया है कि अंतिम तिथि है, क्या जेडीयू एक राजनीतिक दल होने के नाते अपने कोई बात यहां पर दर्शकों के सामने रखना चाहेगी यूसीसी को लेकर, कि आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो उचित प्लेटफॉर्म है वहां पार्टी अपनी बातें कहती है, रखती हैं, और उसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे पार्टी के विभिन्न नेताओं ने पहले भी चीजों को कहा है, लेकिन सिर्फ आकलन और अंदेशों के हिसाब से किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाना कहीं से भी उचित नहीं होगा। देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में है या फिर सत्ता पक्ष में इनके साथ इनके सहयोगी के रूप में भी रही है, जिसने बिना शर्त समर्थन की बात कही है? अरे यहां पर आप पैनल में इतने लोगों को आपने बैठाया, कांग्रेस पार्टी नहीं है। इनके साथ होने की बात करने वाली एलजेपीआर भी साफ तौर पर कह रही है कि हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं तब तक जब तक हम पूरे ड्राफ्ट को पढ़ न ले, जान न ले। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, इतना थोपने वाला एटीट्यूड क्यों है? और 75 वर्षों से जो चीजें नहीं हो पाई थी, जिन 75 वर्षों में 15 वर्षों से ज्यादा का समय आपको मिला है सत्ता चलाने का, उस समय आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। जिन टेक्निकलिटीज की, जिन पॉइंट्स की चर्चा आप आज कर रहे हैं। चलिए अभिषेक जी, मैं एक अंतिम कमेंट दानिश कुरैशी का लेता हूं क्योंकि वक्त की बेहद कमी है। दानिश कुरैशी जी। देखिए, अजय आलोक जी का जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है कि रोज सुबह होती है तो देश में पाकिस्तान भेजने की जो पॉलिटिक्स को करते हैं, शायद वो उसी धारा की बात कर रहे हैं। इस देश के नेहरू जी और पटेल साहब ये बहुत सीनियर और बिल्कुल रिस्पेक्टेबल नेता थे जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आलोक जी से कहूंगा कि अगर उनके पास ये है तो मुझे बराए मेहरबानी ये रिकॉर्ड दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़े।